16-17 साल की उम्र में भले बुरे की समझ तो होती नहीं है। उस पर मन में उमड़ रहे ये नए जज्बात। सब कुछ नया नया लगने लगता है। घर वाले दुश्मन लगते हैं और ये 2-4 साल पहले मिले दोस्त सगे संबंधी। और फिर उस दोस्ती में भी अगर प्यार और इसके रंग घुलने लगें तो फिर तो इस दिमाग का क्या ही कहना। उसे एक स्पेशल शख्स के अलावा सभी दुश्मन और पराये लगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था इस समय शक्ति का। मनीष के प्रपोज करने के बाद से ही उसने जैसे अपने दिमाग को एक अलमारी में बंद करके चाबी मनीष के हाथ में ही थमा दी थी। मुक्ति दीदी और आकाश जीजू उसे दुश्मन नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी तो बात नहीं थी। बस कोचिंग से लौट रही शक्ति को नीचे पार्किंग में मनीष के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीक होते देख लिया था आज आकाश जीजू ने। यथासंभव संयत स्वर में जब उन्होंने शक्ति को अपना समय फालतू चीज़ों में खराब ना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा तो शक्ति कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गई। आप अपने काम से काम रखिए जीजू, मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। शक्ति की इस तल्खी ने आकाश को जैसे ज़मीन पर लापटका था। 10 साल की शक्ति को छोड़कर जब माँ पापा एक एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गए थे तो नए ब्याहे आकाश और मुक्ति ने शक्ति को बिल्कुल बेटी की तरह ही अपना लिया था। अभी तक शक्ति भी आकाश को बिल्कुल पिता जैसा ही सम्मान दिया करती थी, पर आज की उसकी हरकत ने आकाश और मुक्ति को अंदर तक हिला दिया था। अमन ने ही बीच में पड़कर अपने पापा को संभाला था उस समय। अरे पापा, आप छोड़िए ना इन बेकार की बातों को, हम आज एक राउंड चेस खेलते हैं। शक्ति मुंह बनाकर अंदर चली गई थी और मुक्ति आकाश से नजरें बचाती हुई रसोई में घुस गई थी। आकाश ने जब अमन के 2 साल का हो जाने पर एक बेटी की इच्छा जताई थी तो मुक्ति ने कितने हक से आकाश को बोल दिया था। आज के ज़माने में तीसरा बच्चा कौन करता है आकाश? शक्ति भी तो अपनी बेटी ही है ना। बात आई गई हो गई और आकाश ने शक्ति से एक दूरी बनानी शुरू कर दी, पर शक्ति को कोई फ़र्क नहीं था। वो तो मनीष के प्यार में सिर से पाँव तक ऐसी डूब गई थी कि अब उसे किसी और के होने ना होने से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए शक्ति एक टेस्ट पास कर चुकी थी। जिस दिन उसका दूसरा और आखिरी पेपर था वो घर से निकल तो गई पर सेंटर नहीं पहुंची। शाम को पेपर छूटने के समय आकाश शक्ति को लेने सेंटर पर पहुंचा, पर उसे वहां ना पाकर वो हैरान रह गया। घर पर फ़ोन करके उसने मुक्ति को उसकी खबर दी तो पता चला कि शक्ति मुक्ति की अलमारी से काफ़ी सारे गहने, कैश और कीमती सामान लेकर गायब है। मनीष भी अपने घर से गायब था। वो भी काफ़ी कीमती सामान और कैश लेकर कहीं चला गया था। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद पता चला कि उन दोनों ने गोवा पहुंचकर शादी कर ली है, क्योंकि शक्ति पिछले हफ्ते ही बालिग हो गई थी। 2 पाई विद कोल्ड कॉफ़ी, मार्गरेटा पिज़्ज़ा मीडियम, एक रेड सॉस पास्ता विद कोल्ड ड्रिंक। जल्दी जल्दी हाथ चला बच्चे, आज बहुत सारा कस्टमर है कैफ़े पे। जेनी आंटी ने कैश काउंटर पर बैठे बैठे ही अपनी कुक को आवाज़ लगाई। उसने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मगर प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो ऑलरेडी अपनी गुंजाइश से ज़्यादा काम कर रही थी। उसने पिज़्ज़ा ओवन से निकाला और इधर कॉफ़ी बड़े से जार में डाल दी। पहले से उबाल कर रखा पास्ता भी ख़त्म हो रहा था। उसने एक तरफ रेड सॉस पकाने के साथ दूसरे चूल्हे पर पास्ता भी उबलने रख दिया। आज सच में कस्टमर्स की बाढ़ सी आ गई थी। उनकी पहले से की गई तैयारी खत्म हो रही थी और नए ऑर्डर आते जा रहे थे। वेटर को तीनों ऑर्डर तैयार करके देने के बाद उसने पिज़्ज़ा के लिए मैदा लगानी भी शुरू कर दी। अभी तो बस दिन के 12 ही बजे थे। 5 बजे तक अगर कैफ़े ऐसे ही चलना था तो ज़्यादा तैयारी रखनी भी ज़रूरी थी। एकाएक जेनी आंटी का किसी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। हम तुमको एक पैसा भी नहीं देगा, ये उसका मेहनत का कमाई है। तुम ड्रिंक करने के वास्ते उसकी मेहनत का पैसा नहीं ले सकता। वो माँ बनने वाला है। जेनी आंटी का गिड़गिड़ाना सुनकर शक्ति किचन से बाहर भागी। 7वें महीने में उसका इस तरह भागना बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं था, पर मनीष और जेनी आंटी की बहस बढ़ती जा रही थी। तुझसे मतलब बुड्ढी, इतना ही तरस आ रहा है मेरी बीवी पर तो क्यों उससे काम कराती है? घर बैठे के पैसे भेज दिया करना। मनीष ठिठाई दिखाता हुआ बोला। शक्ति बीच बचाव करने आगे आई तो मनीष ने उसे तेजी से धक्का दे दिया। आह! शक्ति की चीख सुनकर मनीष घबरा गया और वहाँ से भाग गया। कस्टमर्स में मौजूद मिस्टर भार्गव ने शक्ति को पहचान लिया था। वो आकाश को वीडियो कॉल करके पूरा माजरा दिखा चुके थे। मिस्टर भार्गव ने टैक्सी बुलाकर शक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया और आकाश मुक्ति पहली फ्लाइट पकड़कर गोवा के लिए निकल पड़े। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 12-14 घंटों की मशक्क़त के बाद शक्ति की प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ी थी। माँ और बच्ची दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी। मुक्ति और आकाश बराबर शक्ति को संभालने में लगे रहे। 2 दिन बाद जब शक्ति को होश आया तो वो मुक्ति और आकाश से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दीदी, जीजू, हो सके तो मुझे माफ़
ये समय माफ़ी मांगने का नहीं है पगली। जो बीत गया उसे विसार दे। हम तुझसे नाराज़ हैं, पर ज़्यादा नाराज़ इस बात से हैं कि 2 साल से इतना कुछ झेलती रही और हमें एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तुझे पता है हमने इन 2 सालों में एक पल के लिए भी अपना फ़ोन ना तो बंद होने दिया और ना ही अकेला छोड़ा। हर पल यही उम्मीद रहती कि तू कभी ना कभी तो हमें कॉल करेगी ही, पर तूने तो हमें एकदम पराया कर दिया। वो तो भला हो भार्गव जी का, जो तुझे पहचान गए और फ़ौरन हमें खबर दे दी, वरना आज कुछ भी अनर्थ हो सकता था। मुक्ति किसी अनहोनी के डर से ही काँप रही थी। आकाश ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। शक्ति तो अब खतरे से बाहर थी, पर आरवी की जंग अभी जारी थी। जल्दी ही आकाश ने आरवी को स्पेशल चार्टर से अपने शहर ले जाने का प्रबंध किया और वहाँ 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद आज आरवी घर पर आ रही थी। खूब धूमधाम से बहुत सारे मेहमानों के बीच आरवी का घर में स्वागत हुआ। देर रात तक जश्न मनाने के बाद घर के सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। अमन तो आरवी को छोड़ ही नहीं रहा था। माय एंजल आरवी, जल्दी से बड़ी हो जा, फिर हम साथ में ढेर सारी मस्ती करेंगे। मैं तुझे क्रिकेट और बैडमिंटन भी सिखा दूंगा और हम साथ में स्विमिंग क्लास भी ले जाया करेंगे। मैं तुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने में भी हेल्प करूंगा। हम साथ में मूवीज़ भी देखेंगे। और 9 साल के अमन की लगातार चल रही बातें सुनकर आकाश भी मुस्कुराने लगे। एकाएक शक्ति ने आकाश और मुक्ति के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने आप दोनों के साथ जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं, पर मुझे पता है आप दोनों मेरी गलती ज़रूर माफ़ कर देंगे। शक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुक्ति और आकाश ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुक्ति की ओर से आश्वासन मिलने पर आकाश ने कुछ कागज़ शक्ति के आगे रख दिए। देखो शक्ति, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में गलती का एहसास है तो माफ़ी कमानी पड़ेगी। शक्ति कागज़ देखकर हैरान रह गई। उसके दिमाग में मनीष के कहे शब्द गूंजने लगे। ये लाड़ प्यार ये सब दिखावटी है। तेरे जीजाजी तो बस तेरे मम्मी पापा की छोड़ी दौलत हड़पने के चक्कर में हैं। देखना किसी भी दिन तुझे झांसा देकर कागज़ साइन करा लेंगे और तुझे एहसास तक नहीं हो सकेगा। मनीष अक्सर उससे ऐसी बातें करके उसको मुक्ति और आकाश के खिलाफ भड़काता रहता था। उसकी ऐसी बातें सुनकर ही वो घर छोड़कर भागने के लिए राजी हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि धोखा जीजाजी नहीं मनीष दे रहा था। उसने अतीत की बातों को पीछे धकेलते हुए कांपते हाथों से कागज़ उठाया। ये तो फैशन डिजाइनिंग के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है। उसके मुंह से एकाएक निकला, हाँ शक्ति, तेरे जीजू चाहते हैं कि तू अपना अधूरा सपना पूरा करे और वो मुकाम हासिल करे जो तू कभी पाना चाहती थी। मुक्ति प्यार से शक्ति का सिर सहलाते ही बोली। शक्ति आकाश और मुक्ति के गले लगकर खूब रोई। जिन दीदी जीजाजी के प्यार पर शक करके वो मनीष पर भरोसा करके भाग गई थी, आज वही उसके मरे हुए सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। और मनीष, उसने उसके साथ क्या किया, अब सभी को पता चल चुका था। पर जीजू, आरवी के साथ अब मेरा पढ़ना कहाँ संभव है। मुझे तो आप अपने ऑफिस में ही कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए प्लीज़। शक्ति ने असमर्थता जताई। अभी तेरी उम्र ही क्या है पगली। 20 साल की उम्र में ज़िंदगी से यूँ हताश नहीं हुआ जाता है। तू आरवी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान दे। आरवी आज से मेरी जिम्मेदारी है। मुक्ति ने कहा तो शक्ति एक बार फिर सोच में पड़ गई थी। अपनी बच्ची से अलग होकर रह सकेगी वो? अपना सपना पूरा करने की कोशिश में कहीं आरवी के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी? आकाश और मुक्ति ये सब निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं या इस सब के पीछे उनके भी कोई मंसूबे छुपे हैं? शक्ति ने आकाश की बात मानकर फैशन डिज़ाइनर बनने के प्रयत्न शुरू कर दिए। 3-4 महीने लगातार मेहनत करने के बाद जब उसने एग्ज़ाम दिए तो बहुत अच्छी रैंक आई उसकी। फिर इंटरव्यू भी पास करके वो अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरे शहर चली गई। यहाँ आरवी आकाश और मुक्ति के सानिध्य में पल भर रही थी। शक्ति को कभी कभी लगता कि वो आरवी को खोती जा रही है। जब पिछली बार वो छुट्टियों में घर गई थी तो आरवी अपनी तोतली जुबान से मुक्ति को मम्मी बोलने लगी थी। शक्ति खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। उसके चेहरे से उड़े रंग देखकर मुक्ति एकाएक सकपका गई थी। अरे वो अमन मम्मी कहता है ना, तो ये भी बोलने लगी है। अभी ना समझ है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो मम्मी मौसी का फ़र्क समझने लगेगी। शक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया। अभी तो उसकी पढ़ाई भी अधूरी थी और फिर उसे हथकरघे की कारीगरी में रिसर्च भी तो करनी थी। 2 साल का कॉलेज करने के बाद अब वो रिसर्च के लिए आदिवासी बस्तियों में जाकर वहाँ हथकरघे के काम की बारीकियां समझने वाली थी। उसे कॉलेज की तरफ से फंड भी मिला था, जिससे वो उन आदिवासियों की कला को संरक्षित करके उसको आगे ला सके और मुख्य फैशन इंडस्ट्री से जोड़ सके। आरवी को ढेर सारा प्यार करके और अमन दीदी जीजू से विदा लेकर वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चली। आनंदी हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चरल फाउंडेशन, यही उसका अगला डेस्टिनेशन था।
एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कुछ आदिवासी बस्तियों को गोद लेकर उनकी तरक्की और खुशहाली का जिम्मा उठाया था। उसके कॉलेज ने उसे इसी संस्था के अंतर्गत आगे की रिसर्च और सोशल वर्क का जिम्मा दिया था। लड़कपन में लिए गए एक गलत निर्णय ने उसे आज कितनी विषम परिस्थितियों में डाल दिया था। वो आरवी के साथ रहना चाहती थी, पर उसे बेहतर भविष्य देने के लिए पहले अपनी जड़ें भी तो मजबूत करनी थीं। फिर वो आज आरवी को ले भी जाती, पर उनकी जितनी अच्छी परवरिश वहाँ एक खुशहाल परिवार के बीच हो रही थी, वो एक सिंगल मदर होने की वजह से उसे शायद वो माहौल दे नहीं पाती। वैसे भी आरवी अब मुक्ति दीदी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे आकाश और मुक्ति ने उसकी बच्ची जानबूझकर उससे छीन ली है। पर उन दोनों की नीयत पर एक बार शक कर चुकी थी वो, और अंजाम आंखों के सामने था। अब वो अपने मन में उनके लिए कोई मैल लाना नहीं चाहती थी। एक बार यहाँ का बॉन्ड पूरा हो जाए, फिर देखते हैं। उसने गहरी सांस छोड़ी और गाड़ी से उतरकर फाउंडेशन के आश्रम की तरफ कदम बढ़ा दिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अभी आज आपके लिए हम इसका फर्स्ट पार्ट लाए हैं, कल आपके लिए इसका हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और कहानियाँ हम लेकर आएँ तो वो भी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।